नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी जो 67th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग एक बार फिर से करेंट अफेयर्स की जो प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज चल रही थी, उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग की जो करंट अफेयर्स में जो स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीपीएससी में ना प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर्स से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने एक वीडियो में आप सबको सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं वो सब समझाया भी था। यहाँ पे आप वो चार्ट देख सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर्स का, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने कितने दिनों के पहले के करंट अफेयर्स से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, बाकी एग्जाम का तो आप लोग देखते ही होंगे, लेकिन जो बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है ना, इसमें करंट अफेयर्स एक साल पहले का नहीं होता। अधिकांश एग्जाम में आप अभी हाल फिलहाल में जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, जहां में 2 साल के पहले के करंट अफेयर्स पूछे गए थे। तो उस तरह से बीपीएससी कंफ्यूज नहीं करता है, आप लोगों के सामने एकदम भ्रम पैदा की स्थिति नहीं करता है। आपको मैक्सिमम जो है एक साल, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक साल पहले के करंट अफेयर्स को कवर करना है। ठीक है, अभी तक का जो ट्रेंड यही चल रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और मई में 7 मई को एग्जामिनेशन है, तो हम लोग उसके पहले के एक साल के, यानी अब क्वेश्चन तो अप्रैल में ही सेट हो जाएगी, तो हम लोग अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स कहाँ से प्रश्न पूछे जाते, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले एग्जाम में 37 प्रश्न पूछे गए थे। 2019 के 65वीं बीपीएससी में 26, उसके पहले 21, उसके बाद पहले 27, 28, 32। तो एक रेंज है, 21 से लेकर 37 के बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने 20 से 22% प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाते हैं आपको बीपीएससी प्री में। तो इसको लेके आप एकदम निश्चिंत रहिएगा कि आप एक साल के पहले का करंट अफेयर्स को अच्छी तरह कमांड कर लीजिए। और एक साल के पहले में अगर कोई ऐसी घटना है जो 4 साल बाद होने वाली है, जैसे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2 साल बाद आती है, तो ये 2 साल तक करंट अफेयर्स रहेगी। अब कोई ओलंपिक हो गया जो 4 साल के बाद आती है, तो 4 साल तक करंट अफेयर्स हो गई। क्रिकेट सीरीज जो 4 साल पे होती है, वो 4 साल तक करंट अफेयर्स रहेगी। तो उन सब चीज़ों को तो आपको रखना ही है। साथ में जो मासिक, जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं, उसको आपको एक साल पहले का कवर करना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, करंट अफेयर्स में 100% अगर आपको नंबर लाना है, तो मैं 2 बुक रिकमेंड करूंगा, और दोनों की सीरीज यहां पे चल रही है, प्रतियोगिता दर्पण और एसपीडी। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण किसी भी एग्जाम के लिए वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स बुक है जो मंथली आती है, प्रतियोगिता दर्पण। हाँ दोस्तों, ये केवल आपको बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में ही नहीं, बल्कि मुख्य परीक्षा में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मुख्य परीक्षा का जो आईआर पहला पेपर, आईआर और करंट अफेयर्स का जो होता है, उसमें प्रतियोगिता दर्पण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये बुक हर किसी के पास होनी ही चाहिए, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से। प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज जो चल रही थी, बीच में रुक गई थी, लेकिन अब हम लोग पूरे एक साल के मोड में चलेंगे और 12 से 13 वीडियो आएगी प्रतियोगिता दर्पण से रिलेटेड। 13 वीडियो आएगी। ये प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज रहेगी, और अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। और इसी के तहत आज हम लोग पहला जो सीरीज है, इसमें अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स की कवर करेंगे 130 एमसीक्यू के माध्यम से। और ये जो आप मार्केट में जाइएगा ना, तो जून के नाम से प्रतियोगिता दर्पण है। प्रतियोगिता दर्पण की एक खासियत है कि उसके फ्रंट कवर पे जो मंथ लिखा होगा, उसमें उससे 2 महीने पहले की करंट अफेयर्स होती है। अभी आप मार्केट में जाइएगा ना, तो 11 या 12 तारीख को आपको जो करंट अफेयर्स की प्रतियोगिता दर्पण की बुक मिलेगी, वो आपको मिलेगी मई के नाम से, और अप्रैल के नाम से, और उसमें फरवरी के करंट अफेयर्स होंगे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये जून अप्रैल देख के मत कंफ्यूज होइएगा। जून 2021 का प्रतियोगिता दर्पण है, जिसमें अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। इसी तरह एक एक करके हम लोग टोटल 13 करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण को कवर करेंगे, और पूरा करंट अफेयर्स एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको मैं एसपीडी बुक प्रेफर करूंगा, एसपीडी या एडुटेरिया में से कोई एक बुक, लेकिन एसपीडी ऑलरेडी इस चैनल पे चल रही है, और आप लोग उस सीरीज का लाभ उठाइए। इन दोनों बुक को आपने कवर कर लिया
तो आपको करेंट अफेयर्स में एक भी नंबर कम नहीं आने वाले हैं। जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए और फोकस रहिए। और आज से हम लोग जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एकदम अपडेट हो जाएंगे करंट अफेयर से, और एग्जाम के पहले हम लोग पूरी तरह निश्चिंत हो जाएंगे करंट अफेयर्स के मामले में। तो अब हम लोग आज के प्रश्न सीरीज की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न, जो कि अप्रैल 2021 के संपूर्ण घटनाक्रमों का निचोड़ है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स है, और अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स को हम लोग को कवर करना है आगामी का जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए। और ये करंट अफेयर्स ना आपको बीपीएससी, सीडीपीओ, बीएसएससी, यूपीएससी, जेएसएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी में काम करेगा। लेकिन अभी हम लोग फुल्ली फोकस्ड हैं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे आप सीरीज देख सकते हैं किस तरह करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके रिजल्ट आने और न आने के बीच बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है करंट अफेयर्स। और आप निश्चिंत रहिए, अगर ये सीरीज आप अच्छी तरह कवर कर लिए तो करंट अफेयर्स आपसे छूटने वाला नहीं है। आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग ने अप्रैल 2021 में जारी अपने रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में मानसून मौसम, जो कि जून से सितंबर तक महीने का होता है मानसून मौसम, उसके दौरान देश में दक्षिण पश्चिम मानसून रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मतलब जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से सितंबर के बीच में रहता है वो कैसा रहेगा। ऑप्शन है आपके सामने, सामान्य से कम, मतलब उसमें बारिश कैसी होगी। ऑप्शन है सामान्य से कम, सामान्य, सामान्य से अधिक और अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, सामान्य। अब थोड़ा सा हम लोग व्याख्या के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये सामान्य, सामान्य से कम, सामान्य से अधिक ये होता क्या है। भारतीय मौसम विभाग ने जो वित्तीय वर्ष था, चालू जो वर्ष था 2021, जो कि अब बीत हो गया, अब तो 22 आ गया है, लेकिन अभी वित्तीय वर्ष 2021-22 ही चल रहा है। तो मानसून सामान्य रहने का पूर्वानुमान लगाया था। क्या लगाया था? सामान्य रहने का। मानसून मौसम में वर्षा दीर्घकालीन औसत का 98% रहने का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया। दोस्तों 98% वर्षा होगी उस मानसून के मौसम में, और उस 98% को सामान्य कैटेगरी में माना जाता है। अब हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि कब कितने प्रतिशत से कम बारिश होगी तो उसे सामान्य से कम, कितने प्रतिशत होगी तो सामान्य, कितने प्रतिशत होगी बारिश तो सामान्य से अधिक, और अधिक, ये सब क्या है। तो ये चार्ट है आपको, जो कि भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी किया जाता है हर साल। वर्षा की स्थिति है, संभावना है और मानसून। अगर दीर्घकालीन औसत के 90%, जैसे एक होता है ना 100 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष का एक औसत निकाला जाता है, और उस औसत में अगर औसत के 90% से कम वर्षा होती है तो उसे कम वर्षा यानी न्यून वर्षा कहते हैं। 90 से 96% के बीच अगर वर्षा होती है तो उसे सामान्य से कम वर्षा कहते हैं। 90% से कम वर्षा होती है तो कम वर्षा, 90 से 96% के बीच वर्षा होती है तो सामान्य से कम वर्षा, और 96 से 104% के बीच वर्षा होती है उसे सामान्य वर्षा कहते हैं। 104% से 110% के बीच वर्षा होती है तो उसे सामान्य से अधिक वर्षा कहते हैं। और दीर्घकालीन औसत के 110% से अधिक वर्षा होती है उसे अधिक वर्षा कहते हैं। आप लोग ये जनरल नॉलेज की तरह याद कर लीजिए इसको, कि न्यूनतम किसे कहते हैं और अधिक वर्षा किसे कहते हैं और सामान्य वर्षा किसे कहते हैं। ठीक है, चार्ट हो गया। तो 98% था पूर्वानुमान, और 98% किसके कैटेगरी में आता है? ये 96 से 150% के बीच, यानी सामान्य कैटेगरी में, और उत्तर भी हम लोग का सामान्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अप्रैल 2021 में भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मानसून मौसम में वर्षा दीर्घकालीन औसत का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 98%। अगला प्रश्न लेते हैं। अधिकरण सुधार, युक्ति युक्त एवं सेवा शर्तें अध्यादेश 2021 के जरिए 8 विभिन्न ट्रिब्यूनल को भंग कर इनकी शक्तियां हस्तांतरित कर दी गई है। कहां हस्तांतरित कर दी गई है? ग्राम पंचायत को, जिला न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो यह एक अध्यादेश लाया गया था जिसके लिए ये सारी जो 8 विभिन्न ट्रिब्यूनल होती है उनकी शक्तियों को ट्रांसफर कर दिया गया था उच्च न्यायालय को। सरकार ने अप्रैल 2021 में जारी अधिकरण सुधार, युक्ति युक्त एवं सेवा शर्तें अध्यादेश 2021 के द्वारा 8 विभिन्न अपीलेट अथॉरिटी को भंग करके इनके अपीलों की सुनवाई संबंधी सारा कार्य किसको हस्तांतरित कर दिया? उच्च न्यायालय को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय निम्नलिखित नागा संगठनों में से किस संगठन के साथ
सरकार ने पहले से चली आ रही संघर्ष विराम में एक एक वर्ष की पुनः वृद्धि कर दी है। ऑप्शन है आपके सामने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, नियोपाओ कोनियान किटोव जिसे NSCN NKK भी कहते हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खांगो, ये गुट है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी नागा संगठनों के साथ। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उपरोक्त तीनों ही नागा संगठनों के साथ सरकार ने जो संघर्ष विराम चल रही है उसे पुनः एक वर्ष की वृद्धि कर दी गई है, और हर साल वृद्धि हो ही जाती है। और ये नागा संगठन के साथ सरकार के बीच एक समझौता या सीज फायर कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 को बहुचर्चित चारा घोटाले के मामले में 42 माह से अधिक समय से सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली। कहां से जमानत मिली? दिल्ली उच्च न्यायालय से, बिहार उच्च न्यायालय से, झारखंड उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों झारखंड उच्च न्यायालय से। बार बार आप न्यूज में भी सुनते होंगे, हालांकि अभी फिर से उन्हें किसी मामले में गिरफ्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के बीजापुर के जंगलों में 3 अप्रैल 2021 को सुरक्षा कर्मियों पर नक्सलियों द्वारा हमले में 22 जवान के शहीद होने के पश्चात ऑपरेशन प्रहार में तेजी आई? तो वो जो बीजापुर का जो जंगल है जहां पे 22 जवान शहीद हो गए थे, वह बीजापुर किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। और एक वहां का एक और जगह है दंतेवाड़ा जहां पे नक्सली हमला अक्सर देखा जाता है। तो यह बीजापुर भी छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI आप समझ गए होंगे, BCCI मतलब क्रिकेट से रिलेटेड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो BCCI ने 2020-21 के सत्र के लिए कुल कितने पुरुष क्रिकेटरों को अनुबंधित किया है? हर साल BCCI अपने कुछ खिलाड़ियों को अनुबंधित करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है उस आगे के एक वर्ष के लिए। तो जो 2020-21 का जो सत्र अभी जो चल रहा है उसमें कितने खिलाड़ियों का अनुबंध, पुरुष खिलाड़ियों का अनुबंध BCCI ने किया था? ऑप्शन है आपके सामने 20, 25, 28, 30। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 28। प्रत्येक वर्ष BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया द्वारा चालू सत्र के लिए क्रिकेटरों का अनुबंध किया जाता है, जिसके तहत इस वर्ष भी BCCI ने वर्ष सत्र 2020-21 के लिए 28 पुरुष क्रिकेटरों को 4 श्रेणियों में अनुबंधित किया। टोटल कितने पुरुष क्रिकेटर है जो कि अप्रैल से लेकर अप्रैल तक चलता है। ठीक है, अब नया कॉन्ट्रैक्ट फिर से होगा, मार्च में होगा, जो अप्रैल से प्रभावी होगा। तो अभी का जो है यही चल रहा है। तो टोटल पुरुष क्रिकेटरों कितने को अनुबंधित किया गया था? 28 को, और उनको 4 श्रेणियों में, कैटेगरियों में रखा गया है। और पिछले वर्ष कितना किया गया था? 27 पुरुष क्रिकेटर। अब ये 4 कैटेगरियों की हम लोग देख लेते हैं। तो ये 4 कैटेगरी है। एक पहला है A+, दूसरा उसके नीचे है A, उसके नीचे है B, A और C, A B C D है, और A+ एक्स्ट्रा पिछले 2 वर्ष के पहले जोड़ा गया। A+ में पूरे साल के लिए 7 करोड़ दिया जाता है। A कैटेगरी के क्रिकेटर को 5 करोड़, B कैटेगरी के 3 करोड़ और C कैटेगरी के 1 करोड़। तो आप A+A B C याद कर लीजिएगा, और करोड़ में 5, 7, 3, 1, 2 माइनस करते चले जाइएगा। और खिलाड़ियों की संख्या टोटल 28 खिलाड़ी है, तो A+ में मतलब 7 करोड़ पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या 3 है। और कौन कौन है? विराट कोहली पूर्व भारतीय कप्तान, रोहित शर्मा वर्तमान भारतीय कप्तान, और जसप्रीत बुमराह भारत के फास्ट बॉलर। उसके बाद A कैटेगरी में यानी 5 करोड़ सालाना पाने वाले खिलाड़ियों का अनुबंध जो हुआ है उसमें कितने खिलाड़ी हैं? 10 खिलाड़ी। A+ में 3, A में 10। और इसमें आप लोग ये सूची देख लीजिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सूची जरूर देख लीजिएगा। 20 कैटेगरी में जिन्हें 3 करोड़ दिया जाएगा वैसे खिलाड़ियों की संख्या 5 है, और C कैटेगरी में 1 करोड़ पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या 10 है। टोटल 3, 10, 13, 5, 18 और 10, 28। आपको ये वाला कैटेगरी याद रखना होगा। प्रश्न बनेंगे अगर खिलाड़ियों के नाम से तो ये प्रश्न बनते हैं। टोटल पूछ सकता है A कैटेगरी में कितने हैं, B कैटेगरी में कितने हैं, C कैटेगरी में कितने हैं, A+ कैटेगरी में कितने हैं, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और A+ कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग क्रिकेट से जुड़े होंगे तो इन सबको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। BCCI द्वारा 2020-21 के लिए अनुबंधित कुल 28 पुरुष क्रिकेटरों को कितने श्रेणियों में रखा गया है? तो कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में, A+, A, B, C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। BCCI ने वर्ष 2020-21 के लिए A+ श्रेणी के लिए कुल 3 पुरुष क्रिकेटरों को अनुबंधित किया है। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो हम लोगों ने चर्चा की थी, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह ये भी है, R. अश्विन इनका नाम नहीं था।
इनका नाम किसमें था, तो हम लोग देख लेंगे यहाँ ए कैटेगरी में इनका नाम था, जिसमें 10 लोगों का अनुबंध किया गया है। ठीक है, 10 खिलाड़ियों का। अगला प्रश्न लेते हैं, 10वां प्रश्न, बीसीसीआई द्वारा ए श्रेणी में कुल कितने पुरुष क्रिकेटरों का अनुबंध जो चालू वर्ष सत्र है 2020-21 के लिए, जो अभी चल रहा है, के लिए किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने 5, 10, 4, 3। तो ए कैटेगरी में 10 खिलाड़ियों का अनुबंध किया गया था। ए प्लस में 3, ए में 10, बी में 5 और सी में 10, टोटल 28, 4 श्रेणियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा हवा से हवा में मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो परीक्षण कहां से किया गया ना, तो कुछ लिमिटेड जगह है, आप लोग उसको हमेशा दिमाग में रखिएगा, ऑप्शन से आप पकड़ लीजिएगा। ऑप्शन है आपके सामने उड़ीसा से, सॉरी गोवा से, उड़ीसा से, राजस्थान से, केरल से। तो ऑप्शन ए सही है, गोवा से पाइथन 5 का, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, ये 5वीं पीढ़ी की 5th जनरेशन की मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण गोवा से किया गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित एक इंजन वाले सुपरसोनिक हल्के विमान। अब सुपरसोनिक क्या होता है, ये आप जैसे करंट अफेयर्स जानते हैं तो समझते होंगे। सुपरसोनिक हल्के विमान तेजस द्वारा हवा से हवा, एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाले 5वीं पीढ़ी की बियॉन्ड विजुअल रेंज पाइथन, मतलब जिसको आप देख नहीं सकते हैं, इतना तेज रफ्तार से ये चलेगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब देखने के जो है ना उससे आगे है, ये का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ द्वारा 27 अप्रैल 2021 को गोवा में किया गया। और आपको जैसा कि पता होगा कि पिछले दिनों भारत सरकार ने हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से ऐसे 83 तेजस विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का अनुबंध फरवरी 2021 में किया है। तेजस जो है वो 83 तेजस विमान जिसे हॉल मैन्युफैक्चर करता है, उससे खरीदेगा कौन? तो भारत सरकार। और टोटल डील कितनी की है? 48,000 करोड़ की। और ये डील फरवरी में हुई थी। और ये हो गया आपका डीआरडीओ का पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 1 मई 2021 से कोरोना टीकाकरण के चरण की शुरुआत पूरे देश में की गई। कौन से चरण की? 1 मई से शुरुआत जो होने वाली है, जो हुई, उसमें कौन से चरण की थी? तो आप हर महीने का वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आपको ये चरण याद हो जाएगा। ऐसे आपको पता नहीं होगा, लेकिन एक एक करके हम लोग अभी तक देख रहे हैं। ये चौथा चरण होगा। और चरण क्या है? तो भारत में टीकाकरण की शुरुआत हो गई थी, आप सभी को पता है। एम्स के डॉक्टर को सबसे पहला व्यक्ति था जिसे 16 जनवरी को टीकाकरण दिया था। जो पहला चरण था, और पहले चरण में 16 जनवरी को 2021 से जो टीका की प्रारंभ की गई थी, उसमें स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर का टीका दिया गया था। दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च से हुई थी। और इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों तथा 45 वर्ष से उम्र के वैसे व्यक्ति जो गंभीर रूप से किसी बीमारी से ग्रसित है, उनका टीकाकरण स्टार्ट हुआ। तीसरा चरण 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। और तीसरे चरण में 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण हुआ। चौथा चरण जो 1 मई से स्टार्ट हुआ, उसमें 18 वर्ष से अधिक के सभी उम्र के लोगों को, 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण स्टार्ट हुआ। कब से? तो 1 मई। और यह टीकाकरण का चौथा चरण है। इस चार्ट को 1 से 2 बार आप लोग देखिएगा, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देश में 18 वर्ष से अधिक सभी लोगों का टीकाकरण 1 मई 2021 से शुरू किया गया। इसी बीच रूसी वैक्सीन स्पुतनिक तथा स्विस फार्मा कंपनी रेसे की वैक्सीन एंटीबॉडी कॉकटेल के इमरजेंसी इस्तेमाल की भी मंजूरी सरकार ने दे दी है। देश में अब, यानी उस महीने तक, अप्रैल 2021 तक देश में 4 तरह के कोरोना वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो सकेगी। 2 ऑलरेडी चल रही थी। कौन कौन? तो भारत की सीरम इंस्टीट्यूट है, आदार पूनावाला के नाम जिनकी कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट, उनकी है कोविशील्ड है। और भारत बायोटेक की, भारत सरकार की, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। ये दोनों का इस्तेमाल हो रहा था। इसके अलावा 2 और टीकाकरण जो कोरोना टीका जो है उनको मंजूरी मिल गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 11 से 14 अप्रैल 2021 के बीच 4 दिन का टीकाकरण उत्सव भी मनाया गया। टीका उत्सव पूरे देश में मनाया गया। 12 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? कनाडा। ये पॉइंट है और यहां से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना टीकाकरण के चौथे चरण में कितने वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण 1 मई 2021 से प्रारंभ किया? तो हम लोगों ने चार्ट में देखा था कि 18 वर्ष के उम्र के सभी लोगों को 1 मई से चौथे चरण में टीकाकरण प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोविड-19 के विभिन्न टीका को विकसित करने वाले संस्थानों का कौन सा मिलान सही नहीं है? कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट भारत सही है। कोवैक्सीन अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी, भारत बायोटेक ये भी सही है। स्पुतनिक वी तो गोमालिया इंस्टीट्यूट ये रूस की है, ये सही है। और एंटीबॉडी कॉकटेल ये रेसे स्विट्जरलैंड की एक कंपनी की है और ये भी सही है। और इन दोनों का हाल ही में मंजूरी जो मई अप्रैल में मिला था भारत में इस्तेमाल करके लिए आपातकालीन मंजूरी मिली थी। तो ये सभी जो है ये सही है। आपको कंपनी का नाम याद होना चाहिए, खासकर सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, गोमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रूस की है वो स्पुतनिक वी और स्विट्जरलैंड की रेसे कंपनी की एंटीबॉडी कॉकटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? व्याख्या में हम लोग ने इसकी चर्चा की थी। ऑप्शन है अमेरिका, इटली, रूस और कनाडा। तो सही उत्तर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विदेशी कोरोना वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी भारत सरकार ने अप्रैल 2021 में प्रदान की? ऑप्शन है आपके सामने स्पुतनिक भी जो कि रूसी कंपनी है, एंटीबॉडी कॉकटेल जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ए और बी दोनों यानी स्पुतनिक वी और एंटीबॉडी कॉकटेल दोनों को। तो हाँ सही है, ये दोनों ही सही है, दोनों की मंजूरी दी है। अप्रैल 2021 में 2 विदेशी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी सरकार द्वारा प्रदान किए जाने के पश्चात देश में अब तक कुल कितने वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी भारत सरकार ने दे दिया है? कब की ये घटना है? तो अप्रैल 2021 की हम बात कर रहे हैं। 3, 4, 5, 6, तो उस समय तक 4, उन दोनों को मिला के 4 कोरोना वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अप्रैल 2021 में 4 दिन का टीका उत्सव पूरे देश भर में चलाया गया। कब से कब तक? 11 से 14 अप्रैल 2021 के बीच, 1 से 4 अप्रैल 2021 के बीच, 16 से 20 अप्रैल 2021 के बीच, 21 से 24 अप्रैल 2021 के बीच। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, 11 से 14 अप्रैल 2021 के बीच। और ये क्यों मनाया गया मैं आपको बताऊंगा अभी। 4 दिन का इनके पीछे 11 से 14 डेट ही क्यों चुना गया मैं आगे एक प्रश्न में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के युवाओं के लिए दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता को 3,000 से बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया है? बहुत अच्छी बात है। राजस्थान बेरोजगारों की संख्या अधिक है। अगर हर सरकार ऐसा करने लगे तो हम जैसे बेरोजगार लोगों जो स्टूडेंट है बेरोजगार हैं उनकी समस्या काफ़ी हल हो सकती है। ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान सरकार का यह घोषणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस तिथि तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा की है? 11 सितंबर 2021, 11 अक्टूबर 2021, 11 नवंबर 2021, 11 दिसंबर 2021। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 11 सितंबर 2021। लेकिन उसके पहले ही अगस्त में ही ये लोग उससे पहले निकल जाने की उसने घोषणा की थी बाइडेन सरकार ने, लेकिन इन्होंने अगस्त में ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल गए। लेकिन घोषणा की थी 11 सितंबर 2021 के पहले वे लोग निकल जाएंगे, क्योंकि 11 सितंबर 2001 को ही वहां पे अटैक हुआ था, अमेरिका पे अटैक हुआ था ओसामा बिन लादेन के द्वारा। 11 सितंबर 2021 को अलकायदा द्वारा अमेरिका पर किए गए आतंकवादी हमले के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान में सेना तैनात की थी। इस प्रकार 20 वर्षों के पश्चात अपने सैनिक अभियान में वह वहां से वापस बुलाने का निर्णय बाइडेन प्रशासन ने लिया है। 20 वर्षों की इस लंबी लड़ाई में वह अपने 2400 सैनिकों को अमेरिका ने खोया है। 20 वर्षों में अमेरिका के 2400 सैनिक मारे गए हैं। और इसमें कितना नुकसान हुआ है युद्ध में खर्च? तो $2 ट्रिलियन, लगभग 150 लाख करोड़ भारतीय रुपया में खर्च हुआ है। अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को 2011 में ही अमेरिका ने मार गिराया था, वह पाकिस्तान में छुपा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में अपने 20 वर्षीय अभियान में अमेरिकी प्रशासन को लगभग कितना खर्च उठाना पड़ा था? तो भारत के अनुसार 150 लाख करोड़ रुपया, और यह है टोटल $2 ट्रिलियन। ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 13 से 16 अप्रैल 2021 को वर्चुअली संपन्न रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि कौन थे? यह हर साल ये संवाद आयोजित किया जाता है दोस्तों भारत में ही। ऑप्शन है रवांडा के राष्ट्रपति, डेनमार्क के प्रधानमंत्री, ए और बी दोनों यानी रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री दोनों, और डी ऑप्शन है रूस के प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं ये रायसीना संवाद है क्या। छठे रायसीना संवाद, अभी जो हुआ छठा रायसीना संवाद का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 अप्रैल 2021 को वर्चुअल तरीके से किया। इस वर्ष इसका थीम कोविड-19 महामारी पर केंद्रित था। और याद करिएगा दोस्तों, पिछला साल जो 2021 का
अप्रैल और महीना की वह भयावह स्थिति, कोरोना पूरी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के साथ खासकर हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था। मैं खुद इस आंधी में जूझा हूँ। हमने अपनों को खोया है इस दौरान, कुछ को बचाए भी हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो दृश्य आज भी आंखों के सामने आती है तो। लेकिन ज़िंदगी चलने का नाम है, चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना ही है। अगर वहीं रुक गए तो फिर ज़िंदगी भी वहीं रुक जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते। इस वर्ष इसका थीम कोविड-19 महामारी पर केंद्रित वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल था। यह रायसीना का जो थीम था। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगमे व डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन इस संवाद के मुख्य अतिथि थे। हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक व भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन, ये रायसीना संवाद का आयोजन कौन करता है तो भारत के विदेश मंत्रालय व दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये दोनों मिल के करते हैं, संयुक्त रूप से करते हैं। और इसका पहला आयोजन 2016 में हुआ था। पहला 16 तभी तो 2021 में छठा हो रहा है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय और दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है, एनजीओ है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रत्येक वर्ष रायसीना संवाद का आयोजन भारत के किस संस्था या मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने विदेश मंत्रालय, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ए और बी दोनों फिक्की। तो ए और बी दोनों मिलकर रायसीना संवाद प्रत्येक वर्ष आयोजित करते हैं। और पहली बार यह 2016 में आयोजित किया गया था और इस बार यह छठा रायसीना संवाद था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अप्रैल 2021 में वर्चुअली तरीके से आयोजित छठे वार्षिक रायसीना संवाद का थीम क्या था? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की वायरल वर्ड, आउटब्रेकर्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ये कोविड से रिलेटेड था और सच में उस समय आउट ऑफ कंट्रोल था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कल उसके साथ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां प्रश्न। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण अप्रैल 2021 के अंतिम सप्ताह में किस देश के प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री ने भारत की अपनी यात्रा रद्द कर दी थी? ऑप्शन है आपके सामने ब्रिटेन, जापान, ए और बी दोनों, और इजराइल। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन और जापान के दोनों के ही प्रधानमंत्रियों ने अपनी भारत की यात्रा रद्द कर दी गई थी। उस समय कोविड-19 अपने चरम पर था, खासकर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति इदरिस देबी की विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में मौत हो गई? माली, सूडान, कीनिया, चाड। तो चाड के राष्ट्रपति थे इदरिस देबी और इनके विद्रोहियों के द्वारा युद्ध संघर्ष में इनकी मौत हो गई अपने ही देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण 8 मई 2021 को किस देश में होने वाला भारत यूरोपीय यूनियन शिखर वार्ता रद्द कर इसका आयोजन वर्चुअली किया गया? फिजिकल होना था लेकिन उसको रद्द करके वर्चुअली किया गया। तो वो कहाँ होने वाला था? स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, फ्रांस। तो यह आयोजन पुर्तगाल में होने वाला था और प्रधानमंत्री मोदी भी उसमें जाने वाले थे। पृथ्वी के बाहर किसी अन्य ग्रह पर किसी हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान भरी? किस ग्रह पर? बुध। मतलब क्वेश्चन है कि उस ग्रह पे ना अपना जो सैटेलाइट उतारने के बाद उस ग्रह पर से वो हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। मतलब वो ग्रह कौन सा था? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो यह मंगल है और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अमेरिका का जो परसिवरेंस रोवर है, नासा द्वारा 30 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित परसिवरेंस रोवर, जो कि 18 फरवरी 2021 को मंगल के सतह पर उतरा था, के साथ गया एक छोटा हेलीकॉप्टर एंजेंटी ने मंगल की सतह पर 40 सेकंड के लिए अपनी पहली उड़ान 19 अप्रैल 2021 को भरी। ठीक है, उस मंगल के सतह से। यह उड़ान इसकी परीक्षण उड़ान थी तथा पृथ्वी के बाहर किसी अन्य ग्रह पर किसी हेलीकॉप्टर की यह पहली ही उड़ान थी। इस क्षण की तुलना राइट बंधुओं द्वारा 117 साल पूर्व उड़ाए गए विमान वाले क्षण से की जाती है। राइट बंधुओं ने पहली बार जब पृथ्वी पर विमान उड़ाया था, हेलीकॉप्टर उड़ाया था, उसकी तुलना मंगल ग्रह पे किए गए इस परीक्षण से की जाती है। 40 सेकंड के लिए वह हेलीकॉप्टर उड़ा। किस ग्रह पर? परसिवरेंस रोलेंस जो नासा रोवर जो कि नासा ने भेजा था मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह से ही यह 40 सेकंड के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में जारी अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका की जनसंख्या लगभग कितनी है?
अप्रैल हर 10 साल पे अमेरिका में जनगणना होती है। तो उसके अनुसार अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? लगभग 31 करोड़, लगभग 33 करोड़, लगभग 35 करोड़, लगभग 40 करोड़। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, लगभग 33 करोड़। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जनगणना, इसको हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में जनगणना 10-10 वर्ष के अंतराल पर संपन्न होता है। वहां की 2020 की जनगणना के पहले राष्ट्रव्यापी आंकड़े जनगणना ब्यूरो ने 26 अप्रैल 2021 को जारी किया और इन आंकड़ों के अनुसार अमेरिका की कुल जनसंख्या कितनी है? 33.14 करोड़ और टोटल 33 करोड़ 14,49,281 अमेरिका की जनसंख्या है। 33.14 करोड़ इसको हम लोग बोल सकते हैं। यह 1 अप्रैल 2021 की स्थिति है। हर 10 वर्ष पे जो जनगणना होती है उसकी रिपोर्ट है। जो एक दशक पूर्व यानी 1 अप्रैल 2010 को उसकी जनसंख्या 30.87 करोड़ थी और जो बढ़ के अब कितनी हो गई है? 33.14 करोड़। इस प्रकार 10 वर्षों में 2010 के दशक में जनसंख्या में वृद्धि कितनी दर्ज की गई? इसको परसेंटेज निकालिएगा तो 7.4% अमेरिका की जनसंख्या की वृद्धि हुई है इस दशक में। और अमेरिका जो है चीन और भारत के बाद विश्व में जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में जारी अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में अमेरिका की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? पिछले दशक में उसकी जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है? ऑप्शन है आपके सामने 7.4%, 8.4%, 9.4%, 10.4%। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 7.4%। टोटल कितना है? 33.14 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन व भारत के पश्चात विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में ब्रिटेन में चलाए गए किल द बिल अभियान का संबंध किससे है? किल द बिल अभियान जो अमेरिका ब्रिटेन में चला उसका संबंध किससे है? प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस को अधिक शक्ति प्रदान करने से, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने से, प्रवासियों के नागरिक अधिकारों को कम करने से, राजनेताओं के अधिकारों में वृद्धि करने से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस को कुछ और अधिकार दिया जाने से संबंधित एक बिल ब्रिटेन के संसद में पारित किया गया जिसके विरोध में काफी प्रदर्शन हुए और इस बिल को नाम दिया गया किल द बिल। कहां हुआ? तो ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लापता पनडुब्बी जिसका नाम था KRI नागाला 402 के डूबने की घोषणा की गई जिसमें सभी सवार 53 नाविक मारे गए? तो यह किस देश की घटना है? किस देश का यह पनडुब्बी था? ब्रिटेन, इजराइल, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो यह इंडोनेशियाई पनडुब्बी था। उस समय काफी चर्चा में था। इसमें सवार जितने भी लोग थे वो डूब के मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतक परियोजना का संबंध किस देश से है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। तो दंतक परियोजना भूटान की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान के दंतक परियोजना का संबंध, यह परियोजना किससे संबंधित है? आधारित संरचना के निर्माण से, स्वास्थ्य सुरक्षाओं के विकास से, शिक्षा के बुनियादी व्यवस्था से, अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के विस्तार से। तो दंतक जो परियोजना है वह आधारिक संरचना के निर्माण से, रोड, सड़क, बिजली, इससे संबंधित, इसे आधारभूत संरचना करते हैं, उसके निर्माण से यह भूटान की परियोजना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान के दंतक परियोजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो उसके 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो भूटान की परियोजना है दंतक परियोजना, 60 वर्ष पूरे हुआ इस वर्ष 2021 में और यह आधारभूत संरचना के निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वां प्रश्न, विभिन्न राष्ट्रों में प्रेस स्वतंत्रता के आकलन हेतु विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहते हैं, जारी करने वाली जो संस्था है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स नामक संगठन किस देश की है? यह एक संगठन है RSF जिसको कहते हैं रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। इसको आप अंग्रेजी भाषा में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी कहा जाता है। तो यह जो संस्था है यह किस देश की है जो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है? ऑप्शन है आपके सामने स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस की यह संस्था है। एक बार जान लेते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता एवं सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता की स्थिति हेतु फ्रांस के गैर सरकारी संगठन यानी NGO है ये रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, ये फ्रेंच शब्द है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आप इसी नाम को सुनते होंगे, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की गई विश्व प्रेस स्वतंत्रता। तो यह संस्था कहाँ की है? तो फ्रांस की है और 2002 से प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। संगठन की जो 2021 की जो सूचकांक रिपोर्ट 2020 में 20 अप्रैल 2021 को जारी की गई, इसमें 180 देशों
के लिए रैंकिंग प्रदान की गई है। इस रैंकिंग में प्रथम 3 स्थान कौन से हैं? तो वही ये देश आपको मिलेंगे, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। ये हर रैंकिंग में ना ये आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन जो कुछ 5 देश है ना वही आपको मिलेंगे। भारत को खराब वर्गीकृत देशों में रखते हुए पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में स्थान दिया गया है। और पिछले और इस वर्ष भी भारत जो है पिछले वर्ष के ही तरह 142वें स्थान पर है। भारत का स्थान किसका है? कितना है? 142वां। और सबसे निचले यानी 180वें पायदान पर इरिट्रिया है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और यह संस्था फ्रांस की है और यह 2002 से प्रकाशित की, यह रिपोर्ट प्रकाशित कर रही है। पहली बार 2002 में प्रकाशित की थी। इस बार 180 देशों को शामिल किया गया, जिसमें पहला स्थान है किसका? तो नॉर्वे का, फिनलैंड का दूसरा और स्वीडन का तीसरा। और 180वें स्थान पर है इरिट्रिया। और भारत पिछले वर्ष की तुलना में ना कमी हुई है ना बेसी हुई है, इसे खराब स्थिति में रखा गया है। और पिछले वर्ष भी इसका भारत का रैंकिंग 142 था और इस बार भी भारत की रैंकिंग 142 है। किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। भारत 142, नॉर्वे प्रथम, इरिट्रिया अंतिम 180। यहां पे आप देख सकते हैं, प्रथम नॉर्वे, फिनलैंड दूसरे पर, स्वीडन तीसरे पर, डेनमार्क। आप शुरू के एक याद रखिए, नॉर्वे बहुत सारी रैंकिंग होती है। और भारत के जो अंतिम के जो रैंकिंग है उसको याद रखिए, 180 नंबर पे है इरिट्रिया। उससे नीचे है, उससे थोड़ा सा ऊपर है उत्तर कोरिया 179, तुर्कमेनिस्तान। और देखिए चीन में प्रेस रिपोर्ट की ना काफ़ी खराब स्थिति है, यह 170वें। अंतिम के 4 में इसका नाम शामिल है। और भारत के पड़ोसी की बात करें तो चीन तो हो ही गया 177 पे। अफगानिस्तान, यानी इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि अफगानिस्तान की जो प्रेस फ्रीडम है वो भारत से अच्छी है। वाह क्या बात है। लेकिन रियलिटी नहीं है, ये लोग ना थोड़ा बहुत पक्षपात करते हैं। ये जो यूरोपियन जितने भी रैंकिंग निकालते हैं ना, वो मतलब भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। हाँ, कुछ खामियां हैं मैं मानता हूं, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि पाकिस्तान और भारत को सेम कैटेगरी में रखा जाए। तो अफगानिस्तान, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें याद रखना है, बाकी चीज़ों को ध्यान में नहीं देना। अफगानिस्तान 122वें, श्रीलंका 127वें और भारत 142वें रैंक पे है। पाकिस्तान 145वें और बांग्लादेश 152वें। एशियाई सभी देशों की रैंकिंग इसमें कम ही दिखाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर है नॉर्वे। और यहां पे देखिए, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, NFS, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। नॉर्वे है सबसे शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो 142वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सबसे खराब रैंकिंग किस देश की है? तो इरिट्रिया की है, 180वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की अपेक्षा क्या हुई है? तो पिछले वर्ष के बराबर ही है। पिछले वर्ष भी 142 था, इस वर्ष भी 142 ही है। दोस्तों जो व्याख्या है ना, व्याख्या जो मेरा है, इसको आप लोग अच्छे से सुनिएगा ना, तो आपको बस क्वेश्चन और आंसर, आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आरबीआई की नई अधिसूचना के मुताबिक निजी बैंकों के शीर्ष पदों पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी आयु तक रह सकता है? ऑप्शन है आपके सामने, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आरबीआई की जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार किसी भी निजी बैंक में शीर्ष पद पर कोई व्यक्ति 70 वर्ष तक ही रह सकता है। यह एक अच्छा नियम है, वरना लोग ताउम्र इसमें लगे रहते थे। देश में जो आरबीआई के नए नियम है उसके अनुसार देश में कार्यरत निजी बैंकों के कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधार के लिए इन बैंकों के शीर्ष पदों के लिए आयु सीमा व कार्यकाल सीमा, आयु कितने अधिकतम समय तक रहते हैं और उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, इससे संबंधित एक आदेश जो है रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया 1 अप्रैल को। और सभी बैंकों से रिलेटेड रेगुलेशन है ना आरबीआई ही जारी करती है, जिसके तहत क्या क्या घोषणा किया गया इसमें, निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक, जिसे एमजी मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वह पूर्वकालीन निदेशक, इन सब के पद को पर कोई भी व्यक्ति अधिकतम 15 वर्षों तक ही बना रह सकता है। अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी गई है 15 वर्ष। इसके बाद कम से कम 3 वर्ष के अंतराल के पश्चात ही इन पदों पर पुनर्नियुक्ति हुई। ऐसा नहीं है कि 15 वर्ष का कार्यकाल होगा फिर से पुनर्नियुक्त कर दिए, नहीं, कम से कम 3 वर्ष का गैप होना चाहिए। साथ ही इन पदों पर बने रहने की उच्चतम जो सीमा है वह 70 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। अगर आपका कार्यकाल 5 वर्ष में ही 70 साल पूरा जाता है तो आप दोबारा नहीं बनिएगा। अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक ही आपको इस पद पे बने रह सकते हैं, 70 वर्ष के आप रिटायर।
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब उसके डायरेक्टर के नीचे वाले पोस्ट के लिए पद पर बने रहने की जो उच्चतम सीमा है वह आरबीआई ने 75 वर्ष रख दी है। और आरबीआई के नए नियम सभी निजी बैंकों के साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स व विदेशी बैंकों के पूर्व स्वामित्व वाली अनुषंगी बैंकों पर भी 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। यह अब लागू हो गया है। इस लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कई सारे प्रश्न के उत्तर मैं यहाँ पे दे दूंगा। आरबीआई की नई अधिसूचना के मुताबिक निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पूर्वकालीन निदेशक पद पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने वर्षों तक रह सकता है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की अधिकतम 15 वर्षों तक रह सकता है। और 15 वर्षों के बाद कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए, तभी आप पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। यह भी क्लॉज है। एक और क्लॉज था जिसको इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं। आरबीआई की नई अधिसूचना के मुताबिक निजी बैंकों के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अधिकतम कितनी आयु तक पद पर रह सकते हैं? तो जो उच्च डायरेक्टर्स एमडी और सीईओ का था 70 वर्ष, और उसके नीचे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जो अधिकतम उम्र थी वह थी 75 वर्ष। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देश में कार्यरत निजी बैंकों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आयु सीमा व कार्यकाल सीमा के निर्धारण से संबंधित जो नई गाइडलाइन जारी की गई है रिजर्व बैंक द्वारा, वह कब से लागू होगी? तो वह लागू हो गई है 1 अप्रैल 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कंपनियों के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक के पद अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाने का निर्देश दिया है? तो उसके साथ ही सेबी ने भी यह एक निर्देश दिया था। देश के शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक का पद अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाने से संबंधित एक निर्देश सेबी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द्वारा जारी किया गया, जो अप्रैल 2022 से लागू हुआ। वह था आरबीआई का गाइडलाइन जो बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंक और विदेशी बैंकों से रिलेटेड था। और यह जो शेयर मार्केट होता है ना, या फिर भारत की जो टॉप 500 कंपनियां हैं उनके चेयरमैन और एमडी से संबंधित ये रूल है। अलग अलग एक ही व्यक्ति एमडी और सीईओ, आप देखते होंगे एक ही व्यक्ति को एमडी भी बनाया जाता था, चेयरमैन भी बनाया जाता था और सीईओ भी बना दिया जाता था। अब ये पद अलग अलग व्यक्ति को दिए जाएंगे और सबका सैलरी एक ही आदमी लेके बैठ जाता था। सेबी के निर्देश के मुताबिक कंपनियों के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक के पद अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाने संबंधी नियम कब लागू होगा? तो यह लागू होगा 1 अप्रैल 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था ने कोविड-19 महामारी के दौरान अत्यधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों पर अल्पकालिक सॉलिडेटरी टैक्स लगाने का सुझाव दिया है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक। तो यह अल्पकालीन सॉलिडेटरी टैक्स लगाने का जो सुझाव है उस नीति आयोग ही बना है सुझाव देने के लिए, तो यह नीति आयोग ही कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगेगा, सुझाव देने के लिए ही बनाया गया नीति आयोग को, तो वह सुझाव दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 2020-21 में भारत के वस्तुगत निर्यात में 7.26% की गिरावट हुई। 2020-21 में भारत के वस्तुगत आयात में 18.02% की गिरावट हुई। 2020-21 में भारत के तेल आयात में 36.9% की गिरावट हुई। और डी ऑप्शन है 2020-21 में भारत के गैर तेल आयात में 20.85% की गिरावट हुई। तो बाकी ऊपर के जो 3 है ना वो सही है, उसको अलग अलग आप लोग याद करिएगा, और जो चौथा है वह गलत है। अब लोग व्याख्या में इसको कंफर्म करते हैं। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी भारत के विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े हैं। 15 अप्रैल 2021 को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी भारत के विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में वस्तुगत निर्यात व आयात दोनों में ही भारी गिरावट दर्ज की गई है। कोविड के महामारी के चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था है ना काफ़ी नीचे गई थी। इन आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत के वस्तुगत निर्यात, आप जब भी देखेगा निर्यात आयात तो 2 चीज़ें होंगी, एक सेवा और एक वस्तुगत। सर्विस जो है ना वो अलग है और उसको अलग जो काउंट किया जाता है, और जो वस्तुगत है ना वस्तु से सामान से रिलेटेड है आयात निर्यात, तो इसको अलग किया जाता है, उसी को वस्तुगत निर्यात या आयात बोलते हैं। डॉलर के मूल्य में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। 290.63 अरब डॉलर व आयात 389.18 अरब डॉलर रहे हैं, जबकि इसी दौरान 2019-20 में यह 313 और 474 थे। मतलब निर्यात 313 और आयात 474 थे। तो उसी से आप लोग तुलना कर सकते हैं, 313 से घटकर 290 हो गया और 474 से घटकर 389 हो गया। तो इसी को परसेंटेज में आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार डॉलर मूल्य में वस्तुगत निर्यातों में 7.6% की गिरावट
और आयात में 18.2% की गिरावट दर्ज की गई। और इसमें व्यापार जो घाटा है ना, हम लोग कुल जितना मंगाते हैं और कुल जितना भेजते हैं, उन दोनों के बीच में अगर प्लस में आता है, यानी हम मंगाते हैं कम और बेचते हैं ज़्यादा, तो वह व्यापार में फ़ायदा कहलाता है। अगर मंगाते हैं ज़्यादा और बेचते हैं कम और उन दोनों का जो बैलेंस माइनस में आता है, उसे घाटा कहते हैं। तो यह व्यापार घाटा 98.56 अरब डॉलर था। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने 389.18 अरब डॉलर का सामान मंगाया है, आयात किया है, और 290.63 अरब डॉलर का माल निर्यात किया है। तो यही है व्यापार घाटा। ठीक है। वाणिज्य मंत्रालय के इन आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान 389.18 डॉलर के कुल वस्तुगत आयातों में तेल आयात, जो वस्तु आयात हुई है ना, उसमें केवल तेल आयात जो है 82.35 अरब डॉलर का था, जो कुल वस्तुगत आयातों में 21.2% है। इसीलिए अगर तेल का दाम बढ़ता है ना दोस्तों, तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। अभी देख रहे हैं 140 डॉलर प्रति बैरल तेल का रेट हो गया, जो कि यूक्रेन युद्ध से पहले 80 और 85 के बीच में था। देखिएगा महंगाई फिर से बढ़ेगी, और अब तो यूपी का चुनाव भी खत्म हो गया है, तो तेल तो भागेगा ही, और सारी चीज़ों की तेल पे डिपेंड, उसी से सब चीज़ की ढुलाई होती है। तो एक चीज़ अगर तेल का रेट बढ़ा तो सब चीज़ पर असर पड़ता है। साथ ही यह पिछले वर्ष 2019 की तुलना में 36% कम है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ना अधिकतर चीज़ बंद ही रहे, तो तेल की खपत कम हुई तो आयात भी कम हुआ। हम लोग जितने वस्तुगत जो आयात करते हैं उसमें 21.2% तेल का ही है, ये याद रखिएगा। और हमारा यही ना ट्रेड बैलेंस जो व्यापार घाटा है, इसका कारण हमारा तेल है। हम लोग अक्षय ऊर्जा पर तेजी से काम कर रहे हैं, आगे उसके फायदा आपको देखने को मिलेंगे। और ये आंकड़े हैं आपको वस्तुगत व्यापार और सेवा क्षेत्र में हम लोग काफ़ी अच्छे हैं। हम लोग ना सेवा क्षेत्र में व्यापार बेचते ज़्यादा है और खरीदते कम है। देखिए यहाँ पे हम लोग एक बार सेवा क्षेत्र में प्राप्तियाँ मतलब निर्यात, जब आप निर्यात करिएगा ना सेवा क्षेत्र में, तो उससे हम लोग को लाभ होगा, इसलिए अर्जित। यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए अब वस्तुगत की बात करते हैं, यहाँ पे वही चीज़ों को चार्ट में दिखाया गया है। निर्यात हम लोग 2019-20 में 313.36 अरब डॉलर किए थे, और इस बार 290 किए हैं, कम किए हैं। 7.2% का घाटा हुआ है, कम मतलब कम निर्यात किए हैं। आयात भी 474 के मुकाबले 389 ही हुआ, तो 18% की कमी आई है आयात में, जो कि अच्छी बात है। और ट्रेड बैलेंस जो पिछला साल -161 था, इस बार -95 है, क्योंकि हम लोगों ने आयात भी कम किया है। और उसी तरह सेवा क्षेत्र में देखिएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे बेनिफिट में रहते हैं। हम लोगों ने सेवा दी है दूसरे देशों को 202.56 अरब डॉलर का, और लिया है 116.75 अरब डॉलर का। तो हम लोगों को ट्रेड बैलेंस यहाँ बेनिफिट में रहा है, प्लस 85.15। अब जब दोनों को जोड़ेंगे ना, वस्तुगत निर्यात और सेवा निर्यात, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल हम लोग का निकले 202.55 और 290.63। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल निर्यात हो जाएगा, और फिर 389 और 116, इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा आयात हो गया। फिर हम लोग टोटल बैलेंस भी देखेंगे। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अपने अप्रैल में जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि में भारत के कुल निर्यात वस्तुगत और सेवाएं कितनी रही, तो आप देखिए कुल निर्यात की बात हो रही है, तो इसको ऐड करिए, वस्तुगत और सेवा, इन दोनों को ऐड करिएगा तो ये टोटल आपको हो जाएगा 493 अरब डॉलर लगभग, पॉइंट में कुछ आएगा तो आप वहाँ पे जोड़ के देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आरबीआई के नए नियम, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नहीं, ये आरबीआई नहीं, हेडिंग दूसरा हो गया, ये अंतिम आंकड़े हैं। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा अप्रैल में जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में भारत में कुल निर्यात वस्तुगत और सेवाएं यह था 493.19, क्योंकि हम लोग वस्तुगत को भी जोड़ा, और 289 और 202 इतना था, जो कि 19 की तुलना में 6.66% कम है। साथ ही संदर्भित वर्ष में देश के कुल आयात दोनों मिला के 505.94 था, जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 16.56 है। तो अभी भी हम लोग ट्रेड बैलेंस माइनस में ही चल रहे हैं, 493 और 505। हम लोग आयात निर्यात किए 493 और आयात किए 505, थोड़ा सा कमी हुई है, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद, क्योंकि सर्विस सेक्टर हमारा बेनिफिट में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 देशों के क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी यानी RCEP
समझौते की अभिपुष्टि करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन है आपके सामने मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर। तो RCEP अगर आप करंट से रिलेटेड से जुड़े होंगे तो काफ़ी चर्चा में था पिछले साल। तो यह पहला देश जो है जिसे अभी पुष्टि करने वाला वो देश है सिंगापुर। हम लोग व्याख्या में देखते हैं, ये नहीं, RCEP गलती हो गई है। आसियान के 10 देश तथा 5 अन्य देश, इन 5 देश में कौन शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया। 10 + 5 15 के बीच नवंबर 2020 में हस्तांतरित क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसे RCEP कहते हैं, और RCEP का फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, की औपचारिक अभिपुष्टि करने वाला पहला देश सिंगापुर बन गया। दोस्तों, इस समझौते पे तो हस्ताक्षर हो गए, लेकिन उसमें ना कुछ क्लॉज होते हैं, उसको अपने देश में लागू करने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। आसियान के कम से कम 6 सदस्य देशों के साथ साथ किन्हीं 3 अन्य देशों की पुष्टि के पश्चात ही यह समझौता लागू होगा। जो 5 देश है उसमें से कम 3, और आसियान के जो 10 देश है उसमें से कम 6 देश जब यह अभी पुष्टि कर देंगे तब यह जो RCEP जो समझौता है वह लागू हो जाएगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि विश्व की 1/3 जनसंख्या के साथ यह देश, मतलब ये जो समझौता है, जो 10 और 5-15 देशों का जो वैश्विक GDP है वो लगभग 30% भाग का उत्पादन करते हैं। कुल वैश्विक GDP का 30% इन 15 देशों में ही है, तथा ऐसा माना जा रहा है कि RCEP के प्रभाव होने से वैश्विक व्यापार परिदृश्य में एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। भारत इस RCEP में शामिल नहीं हुआ था क्योंकि उसका कहना था कि अगर हम इसमें समझौता करेंगे तो हमारा जो निर्यात जो है वो कम है, वो और बढ़ जाएगा, हमारे देश में और आयात जो है ना बढ़ने लगेगी। तो इसलिए भारत अभी वर्तमान स्थिति में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस समझौते पे हस्ताक्षर नहीं किया। और इन देशों ने काफ़ी जोर लगाया कि भारत भी इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा बाजार है भारत, और ये RCEP के सदस्य देश हैं। RCEP के सदस्य देश नहीं, आसियान के 10 सदस्य देश है। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, कौन कौन से देश, पूछा भी जाता है प्रश्न। आसियान निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन। तो आसियान के 10 देशों के अलावा जो 5 देश शामिल है वो है ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और एक कौन सा देश था, हाँ, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया। भारत पे प्रेशर बनाया था इन लोगों ने, भारत समझौते में शुरुआती ड्राफ्ट में भी था, लेकिन अपने टर्म के अनुसार जब वो नहीं हुआ तो भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार क्रांति अभियान 2021 का मोटो क्या है? उत्तम आहार, उत्तम विचार, शाकाहारी आहार, स्वस्थ विचार, स्वस्थ आचार, स्वस्थ शरीर, खाद्यान्न उत्पादन में विविधता। तो इसका जो मोटो था आहार क्रांति अभियान 2021 का, उत्तम आहार, उत्तम विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 के मुताबिक मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यह लगातार किसने वर्ष में यह पोस्ट, मतलब सबसे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं? लगातार 11वें वर्ष, लगातार 12वें वर्ष, लगातार 13वें वर्ष, लगातार 14वें वर्ष। तो लगातार 14वें वर्ष भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। यहाँ पे हम लोग देख देते हैं फोर्ब्स के द्वारा जो अरबपतियों की सूची जारी की गई है। अमेरिका के वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स कहाँ की पत्रिका है? तो अमेरिका की। विश्व के अरबपतियों के वर्ष 2021 की अपनी सूची में 6 अप्रैल को जारी की। इसमें अमेजन के जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति जो हैं, वो लगातार चौथे वर्ष भी इस वर्ष 2021 में भी बने रहे। भारत के मुकेश अंबानी लगातार 14वें वर्ष भारत के सबसे अमीर बने रहे, और अमेजन के जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति लगातार चौथे वर्ष बने रहे। और विश्व में मुकेश अंबानी का जो स्थान है अरबपतियों की सूची में, वो 10वें स्थान पर। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अरबपतियों की कुल संख्या है 2754। 27 को डबल कर दीजिएगा, उसमें एक जोड़ दीजिएगा, वही आंकड़ा 27 दूना 54, 27 55, उसमें एक ऐड कर दीजिए 2755। और सर्वाधिक जो अरबपति है तो 724 वो अमेरिका के हैं। इस 2754 में ना 724 अरबपति अमेरिका के हैं, 693 अरबपति चीन के हैं, और भारत भी पीछे नहीं है, तीसरे ही स्थान पे है। 140 अरबपति आपके देश में रहते हैं। ठीक है, और यह एक सूची है, जेफ बेजोस, एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नोल्ड, ये टॉप 3 अरबपति है। यहाँ पे मुकेश अंबानी देख सकते हैं 84.5 अरब डॉलर के रुपीज़ के साथ, अरब डॉलर के साथ 10वें स्थान पर, और भारत में इनका स्थान प्रथम है। ये भारत की सूची, ये वर्ल्ड के टॉप 10 है, और ये भारत के टॉप 10 महारथी लोग हैं जो अरबपति लेके बैठे हुए हैं। एक पे
मुकेश अंबानी का नाम है। और ये गौतम अडानी, शिव अडार, राधा दमनी, उदय कोटक, लक्ष्मी मित्तल, कुमार मंगलम बिरला, साइसस पूनावाला, दिलीप सांघवी और सुनील मित्तल 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 होगा। ये भारत के टॉप धनी व्यक्ति है 10। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 के मुताबिक जेफ बेजोस विश्व के सबसे धनी व्यक्ति है। लगातार कितने वर्ष? तो अभी हम लोग ने चर्चा की चौथे वर्ष। और मुकेश अंबानी लगातार 14वें वर्ष भारत के सबसे धनी व्यक्ति बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 के मुताबिक विश्व में कुल कितने अरबपति है? तो हमने बोला था 27 को डबल कर दीजिएगा, उसमें एक जोड़ दीजिएगा, तो 27 और 27 को डबल करिएगा 54 और 54 में एक जोड़ दीजिएगा 55, तो 2755। नेक्स्ट यानी ए 2755। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची के मुताबिक भारत में कुल कितने अरबपति है? तो भारत में टोटल 140 अरबपति है और इस सूची में भारत तीसरे स्थान पे है, अमेरिका चीन के बाद भारत। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 के मुताबिक भारत के अरबपतियों का वैश्विक रैंक का कौन सा मिलान गलत है? आपको गलत चुनना है। तो मुकेश अंबानी 10 नंबर पर थे, गौतम अडानी 24वें नंबर पर थे, सही है, याद करिएगा। शिव नाडार 71वें नंबर पर और राधा कृष्ण दमानी ये विश्व में 107वें स्थान पर नहीं बल्कि 117वें स्थान पर थे। विश्व में इनका स्थान 117वां था। राधा कृष्ण दमानी रियल इन्वेस्टर हैं या रिटेल इन्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 के मुताबिक विश्व में सर्वाधिक अरबपति किस देश में है? तो सर्वाधिक अरबपति 724 अरबपति अमेरिका में है, उसके बाद 698 अरबपति चीन में और 140 अरबपति भारत में है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहने का पूर्वानुमान आरबीआई ने व्यक्त किया है? जो पिछला वर्ष जो था, जो कि 21-22 अभी खत्म होने वाला है, उस वित्तीय वर्ष जो जनवरी से मार्च तक चलेगा, इसमें भारत की विकास दर कितनी रहने के अनुमान इस क्वार्टर में? तो 6.2% रहने का अनुमान आरबीआई ने लगाया है। और यहाँ पे हर तिमाही का, जो पहली तिमाही में 26.2%, दूसरी तिमाही में 8.3%, तीसरी तिमाही में 5.4% रही थी, वह चौथी तिमाही में 6.2% हो जाएगी। और साथ ही आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जो पेमेंट बैंक है ना, पेमेंट बैंकों के ग्राहकों के लिए दैनिक बैलेंस की जो उच्चतम सीमा थी वह 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। जो आप लोग पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक ये लोग देखते हैं ना, तो इसमें अभी तक की सीमा 1 लाख थी। आप लोग दैनिक इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अब ये जो पेमेंट बैंक है, इनके ग्राहकों को अब 1 के बदले 2 लाख तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये जो पेमेंट बैंक है, पेटीएम, पेफोन, एयरटेल पेमेंट बैंक, इन सब के द्वारा पहले 1 लाख था, उसे बढ़ाकर अब 2 लाख कर दिया गया सीमा। एक दिन में इतने आप लोग कर सकते हैं। आरबीआई 2021-22 में होने वाले जीडीपी के पूर्वानुमान के साथ आरबीआई कुछ और गाइडलाइंस दिया था। आरबीआई ने कुछ एक शर्तों के साथ प्राथमिक क्षेत्र के उधारियों के तहत कृषकों के लिए प्रति उधार प्राप्त करने की जो ऋण की उच्चतम सीमा 50 लाख थी, उसे भी बढ़ाकर कितना कर दिया है? 75 लाख कर दिया है। पेमेंट बैंक को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया और कृषि के कार्य के लिए ऋणों के लिए 50 लाख से बढ़ाकर उसे अधिकतम सीमा 75 लाख कर दिया है। देश में वित्तीय समावेशन की प्रगति की समीक्षा के लिए जो एक नए वित्तीय समावेशन सूचकांक, आरबीआई ने एक नए सूचकांक की घोषणा की है जिसका नाम होगा FII यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का प्रकाशन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। विभिन्न मानकों पर आधारित सूचकांक का प्रकाशन प्रति वर्ष जुलाई माह में किया जाएगा। यह सूचकांक मार्च में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की स्थितियों पर प्रकाश डालेगा। यानी पूरे वर्ष का वित्तीय कंडीशन क्या रहा, इससे रिलेटेड एक फुल इंडेक्स जारी करेगा आरबीआई। किस नाम से? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। और यह जुलाई में जारी होगा, जो पिछले वित्तीय वर्ष का पूरा लेखा जोखा इस रैंकिंग में रहेगी। इसको आप अच्छे से सुने होंगे, कई प्रश्न के उत्तर आराम से दे सकते हैं। अप्रैल 2021 में आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के ग्राहकों के दैनिक बैलेंस की उच्चतम सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। अब हम लोग पेटीएम बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा अब एक दिन में 2 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी भेज सकते हैं। यही चीज यहां पे लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र उधारियों के तहत कृषकों के लिए प्रति उधार प्राप्तकर्ता ऋण की उच्चतम सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 75 लाख कर दिया है। व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वित्तीय संस्था द्वारा देश में वित्तीय समावेशन की प्रगति समीक्षा के लिए
एक नए वित्तीय समावेशन सूचकांक, जिसे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स FII कहा जाता है, का प्रकाशन किया जाएगा। यह प्रकाशन किसके द्वारा सूचकांक जारी की जाएगी? RBI द्वारा, SBI द्वारा, फिक्की द्वारा, सेबी द्वारा। तो यह RBI जारी करेगी हर साल, और यह जुलाई में हो जारी करेगी, और पिछले वित्तीय वर्ष का पूरा लेखा जोखा होगा इस सूचकांक में। वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण का भार कितना था? 563.5 बिलियन डॉलर, 573.5 बिलियन डॉलर, 583.5 बिलियन डॉलर, 593.5 बिलियन डॉलर, तो 563.5 बिलियन डॉलर था। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा स्वर्ण आभूषणों की हॉल मार्किंग को कब से अनिवार्य कर दिया जाएगा? जून 2021, जुलाई 2021, अगस्त 2021, सितंबर 2021। तो जून 2021 तक इसे हॉल मार्किंग, BIS हॉलमार्क हर सोने पे स्वर्ण आभूषणों पे अनिवार्य कर दिया गया है जून 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप का विस्तृत रूप क्या है? हमेशा सुने COP 21, COP 22, COP 23, COP 25, 26। ये कॉप का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कंट्रीज ऑफ पैसिफिक, कॉप ऑफ फिलिस्तीन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और यह यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होने वाला एक सम्मेलन है, हर साल आयोजित किया जाता है। भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्र को, डॉक्टर GP सामंत को, अजय सेठ को, रेखा मेनन को। तो डॉक्टर GP सामंत भारत के वर्तमान मुख्य सांख्यिकीविद है, एस्टेटिशियन है, चीफ एस्टेटिशियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल 2021 की बात हो रही है, लघु उद्योग एवं विकास बैंक, जिसे सिबडी कहते हैं, के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो KN रामन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? TB सोमनाथन, अजय सेठ, GP सामंत, KS रामन। तो अजय सेठ को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव पद पर नियुक्त किया गया। अब व्याख्या में देखते हैं हम लोग वित्त मंत्रालय के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के श्री अजय सेठ को वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग, हर मंत्रालय में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो जो वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उनका सचिव बनाया गया है। किसको? तो अजय सेठ को। आपको पता होगा कि वित्त मंत्रालय में कुल 5 विभाग है, और हर विभाग का अपना एक सचिव होता है, और इसमें वरिष्ठतम जो भी होते हैं उन्हें वित्त सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। वित्त मंत्रालय में 5 विभाग होते हैं, हर विभाग का अपना एक सचिव होता है, और इन 5 विभागों में जो वरिष्ठ होते हैं उनको वित्त सचिव का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, इजी है। वर्तमान के 5 वित्त सचिवों में TB सोमनाथन सबसे वरिष्ठ है, जो 29 अप्रैल 2021 से देश के नए वित्त सचिव बन गए हैं। ठीक है, तो भारत के वित्त सचिव कौन है? TB सोमनाथन। और क्यों? क्योंकि वो 5 विभाग में सबसे बड़े सचिव है, इसलिए उन्हें भारत का वित्त सचिव बनाया गया। अब हम लोग देखते हैं ये चीज हम ना कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में ये नहीं होगा। ये वित्त मंत्रालय यहाँ पे, ठीक है, वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय में 5 विभाग है। अभी अजय सेठ का चयन हुआ है आर्थिक मामलों के विभाग में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसमें अजय सेठ अभी हाल ही में उनका चयन हुआ है। राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, इसमें तरुण बजाज इस विभाग के सचिव है। दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इस विभाग के तुहिनकांत पांडे सचिव है। और व्यय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इस विभाग के कौन है सचिव? तो TB सोमनाथन। और वित्त सेवा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के सचिव है देवाशीष पांडे। और इन 5 में विभागों के जो सचिव है ना, इनमें सबसे जो सीनियर मोस्ट है वो है TB सोमनाथन, और जो इन 5 विभागों में सीनियर मोस्ट होता है वह भारत का वित्त सचिव होता है। तो आर्थिक मामलों के विभाग का सचिव बनाए गए हैं नए अजय सेठ, और भारत के वित्त सचिव बन गए हैं TB सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और TB सोमनाथन किस विभाग से हैं? तो व्यय विभाग से हैं, वित्त मंत्रालय के। भारत का नया वित्त सचिव किसे चुना गया है? तो TB सोमनाथन। क्यों चुना गया है आपको पता है। वित्त मंत्रालय में कितने विभाग होते हैं ये भी आपको पता हो गया। वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित जीन फिलिप वासल तथा एनी लेकेसन
किस देश के हैं? फ्रांस के, जर्मनी के, रूस के, अमेरिका। तो ये दोनों फ्रांस से संबंधित हैं, फ्रांस देश के हैं। फ्रांस के जीन फिलिप वासल व एनी लेकेसन को संयुक्त रूप से वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाने, आर्किटेक्ट का यह नोबेल पुरस्कार का दर्जा इसे प्राप्त है। प्रित्जर पुरस्कार दिया गया इन दोनों को। 3 वर्ष पूर्व 2018 में यह भारत के एक वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, जो कि यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय वास्तुकार थे। तो 2021 का प्रित्जर पुरस्कार किन्हें दिया गया? फ्रांस के जीन फिलिप वासल व एनी लेकेसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? नीतू सिंह को, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, सुधा मूर्ति को, आशा भोसले को। अब इसका सही उत्तर है नीतू सिंह को। और दोस्तों, चमेली देवी जैन पुरस्कार ये किनको मिला? मीडिया प्लेटफॉर्म गांव कनेक्शन की पत्रकार नीतू सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र का वर्ष 2020 का चमेली देवी जैन पुरस्कार मार्च 2021 में प्रदान किया गया। तो दोस्तों, यह चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता का क्षेत्र में। प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्रिकेट की बाइबिल कहे जाने वाली वार्षिक पत्रिका विजडन, अगर क्रिकेट से आप जुड़े होंगे तो विजडन नाम सुने होंगे, तो एक ऐतिहासिक चीज है ये। विजडन काफी ऐतिहासिक पत्रिका है। विजडन के लीडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे दिया गया? बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के हैं, स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं, एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के। तो किसे दिया गया? वो बेन स्टोक्स को। अब हम लोग व्याख्या में देखते हैं विजडन क्रिकेट पुरस्कार 2021। यह एक पत्रिका है जो हर साल प्रकाशित होती है। क्रिकेट की बाइबिल कहे जाने वाली वार्षिक पत्रिका के वर्ष 2021 के 198वां संस्करण है। और इस 2021 में जो 198वां संस्करण आया, इसमें 2020 के क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। मतलब 2020 में कितने अच्छा परफॉर्मेंस किया उसके आधार पर। और इसके तहत इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को तथा ऑस्ट्रेलिया की महिला जो क्रिकेटर है बेथ मुनी को महिलाओं में 2020 का सर्वश्रेष्ठ लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। मेल में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और मेल में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी। बेन स्टोक्स को यह सम्मान लगातार दूसरे वर्ष मिला है, यानी 2019 में भी इन्हें ही मिला था, 2020 में भी इन्हें मिला। उसी तरह वेस्ट इंडीज के कैरन पोलार्ड को लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया विजडन पत्रिका के अनुसार। ठीक है। क्रिकेट की बाइबिल कहे जाने वाली वार्षिक पत्रिका विजडन के लीडिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे दिया गया? तो अभी हम लोग देखा बेथ मुनी को, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेथ मुनी। विजडन के 198वें संस्करण में वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेटर को वर्ष 2020 का लीडिंग T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? कैरन पोलार्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन में ही आपको मिल जाएंगे कैरन पोलार्ड, एकमात्र ऑप्शन है जो कि वेस्ट इंडीज से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन देने में थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पे चारों नाम ना वेस्ट इंडीजियन का हो जाता, कैरन पोलार्ड हो जाता, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 5 दशकों के इतिहास में प्रत्येक दशक के लिए विजडन द्वारा चुने गए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों के संबंध में कौन सा मिलान असत्य है? और विजडन ना इस बार निकाला है पिछले दशक के से लेके 5 दशकों का, अभी तक का जो 5 दशकों यानी 50 वर्षों में हर दशक का एक खिलाड़ी, उस दशक में कौन खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ रहा, इस तरह 5 दशक का वो खिलाड़ियों की लिस्ट निकाला है, उसकी सूची निकाली है। उसके अनुसार निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 1980 के दशक हेतु किसे सर्वश्रेष्ठ दशक ऑफ द क्रिकेटर माना गया? कपिल देव को। ऑप्शन है आपके सामने। 1990 हेतु सचिन तेंदुलकर को, 2000 के दशक हेतु राहुल द्रविड़ को और 2010 के दशक हेतु विराट कोहली को। इसमें कौन सा मिलान आपको असत्य है? तो ऑप्शन सी, यानी 2000 के दशक हेतु राहुल द्रविड़ को यह अवार्ड दशक का खिलाड़ी नहीं माना गया है। बाकी सभी सही है। हम लोग यहाँ पे चार्ट में देखते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत 1970 में हुई थी और तब से लेके अभी तक टोटल 5 दशक हो गए, तथा इस तर्ज पर क्रिकेट के 5 दशक यानी 2020 तक में पूरे हो गए हैं। इस 5 दशकों में प्रत्येक दशक के लिए एक एक क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर विजडन ने नामित किया है, जिनके नाम निम्नलिखित है। हर दशक का एक खिलाड़ी। 1970 के दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो वेस्ट इंडीज के महान खिलाड़ी विवियन रिचर्ड को। और 1983 के दशक का सर्वश्रेष्ठ विजडन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया दशक का? तो वो है, दशक मतलब पूरे 10 वर्षों 1980 से 1989 तक के, ये इसको दशक बोलते हैं। कपिल देव को आपको याद होगा कि 1983 में भारत ने
पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप का जो क्रिकेट था उसे जीता था, और वो टोटल तीसरा वर्ल्ड कप था और भारत ने पहला बार जीता था। और दूसरी बार कब जीता? 2011 में महेंद्र सिंह की कप्तानी में। उस समय 1980 के में कपिल देव कप्तान थे और उनके एक बहुत महत्वपूर्ण पारी थी जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रनों की। 1990 के दशक का सर्वश्रेष्ठ विजडन क्रिकेटर तो भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, और मेरे फेवरेट सचिन तेंदुलकर। वर्ष 2000 के दशक के विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मुथैया मुरलीधरन, स्पिन के जादूगर मुथैया मुरलीधरन। 800 टेस्ट विकेट लेने वाले हैं ये एकमात्र खिलाड़ी, और टॉप पे है टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। इनके बाद शेन वॉर्न थे जो 708 विकेट लिए थे। हाल ही में उनका असामयिक निधन भी हो गया इसी महीने। 2010 के दशक के विजडन का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली, जो कि भारत के हैं। तो इसमें राहुल द्रविड़ का नाम नहीं है। 2000 के दशक में मुथैया मुरलीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का बाइबिल कहे जाने वाली पत्रिका विजडन द्वारा 2000 के दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो मुथैया मुरलीधरन को। क्रिकेट का बाइबिल कहे जाने वाली पत्रिका विजडन द्वारा 1970 के दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो विवियन रिचर्ड को। आप इस सूची में देखिएगा, मैक्सिमम में मतलब 2 में विदेशी है और 3 में भारतीय है। विवियन रिचर्ड 1970 और 2000 में मुथैया मुरलीधरन। उसके अलावा 80, 90 और 2010 में तीनों भारतीय, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। 2021 के बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जल्लीकट्टू, नोमैडलैंड, द फादर, द रेलवे चिल्ड्रेन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नोमैडलैंड। 74वें बाफ्टा पुरस्कार 2021। वर्ष 2021 के 74वें बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स पुरस्कार का वितरण ब्रिटेन में होता है। लंदन में 10 से 11 अप्रैल के बीच वर्चुअली तरीके से आयोजित किया गया, और चीनी मूल की अमेरिकी फिल्मकार क्लोज हाओ द्वारा निर्देशित में बनी फिल्म नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 4 पुरस्कार इसके तहत दिया गया। और यहाँ पे हम इसी महीने ना बाफ्टा और ऑस्कर दोनों ही पुरस्कार मिले हैं, और दोनों में बहुत समानता है, इसलिए मैंने दोनों को ना एक ही चार्ट में आपको तैयार करके लाया हूं। बेस्ट फिल्म का बाफ्टा अवार्ड भी नोमैडलैंड को और ऑस्कर अवार्ड भी नोमैडलैंड को ही मिला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नोमैड की जो डायरेक्टर है क्लोज हाओ उनको मिला, तो ऑस्कर भी बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड भी उन्हें ही मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म द फादर के लिए एंथोनी हॉपकिंस को मिला, तो ऑस्कर अवार्ड भी एंथोनी हॉपकिंस को ही मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोनाल्ड को मिला फिल्म नोमैड के लिए बाफ्टा अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड, दोनों में ही इन्हीं को मिला। अब अलग से बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म ऑस्कर में इसकी चर्चा करेंगे। बाकी ये जो 4 है ना, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये चारों बाफ्टा और ऑस्कर दोनों में ही समान है। तो एक याद करिएगा, दोनों याद हो जाएगा। बाफ्टा पुरस्कार 2021 के बारे में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोनाल्ड ये भी सही है, मैकडोनमंड। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर क्लोज हाउ ये भी सही हो। इनमें से कोई नहीं, तो कोई भी मिलान गलत नहीं है, ये चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? इफ एनीथिंग हैपेंस, नोमैडलैंड, सोल, अनदर राउंड। तो बाफ्टा और ऑस्कर दोनों ही पुरस्कार नोमैडलैंड ने ही जीते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ सूची भी देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर लिए हैं। इसमें अतिरिक्त जो जुड़ा है, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अनदर राउंड, डेनमार्क की फिल्म है अनदर राउंड, और इसी के लिए भारतीय फिल्म की प्रविष्टि हुई थी। जलीकट्टू एक मलयालम फिल्म थी, इसी श्रेणी में उसका नामांकन हुआ था। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म सोल, और बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म इफ एनीथिंग हैपन्स, ये एक्स्ट्रा है जो ऑस्कर पुरस्कार के लिए है। ठीक है। 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया? इफ एनीथिंग हैपन्स, नोमैडलैंड, सोल, अनदर राउंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनदर राउंड। बेस्ट इंटरनेशनल ऑस्कर फुलास फिल्म का पुरस्कार अनदर राउंड डेनमार्क की मूवी को दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में किस भाषा की भारतीय फिल्म जल्लीकट्टू को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि दी गई थी? तो यह फिल्म थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो मैंने चर्चा ही की थी, तमिल फिल्म थी, और यह लीजो जेसो पैडी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म है। द अनदर राउंड, उसमें उसको ऑस्कर मिला। अब भारत का जो ये फिल्म है ना, 15 में भी स्थान नहीं बना पाई थी। ऑस्कर पुरस्कार 2021 के बारे में निम्न में से कौन सा मिलान
गलत है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड, एथनी हॉपकिंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मंड। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर क्लोज हाउ। ये सभी सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई। इनमें से कोई भी नहीं गलत नहीं है, नहीं सभी सही है। और यहाँ पे आप चार्ट एक बार फिर से देख सकते हैं, इसको 1 से 2 बार आप लोग रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा पुरस्कार 2021 तथा ऑस्कर पुरस्कार 2021 में घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड के निर्देशक क्लोज हाउ है। दोनों में ही जो बेस्ट डायरेक्टर जो है, नोमैडलैंड का अवार्ड जो मिला है नोमैड के लिए, क्लोज हाउ, वो उनका संबंध किस देश से है? भारतीय मूल की अमेरिकी फिल्मकार, चीनी मूल की अमेरिकी फिल्मकार, उत्तर कोरियाई मूल की अमेरिकी फिल्मकार, दक्षिण कोरियाई मूल की अमेरिकी फिल्मकार। तो यह चीनी मूल की अमेरिकी फिल्मकार है क्लोज हाउ, नोमैडलैंड के डायरेक्टर। गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? रवीश कुमार को, मारिया रेसा को, एलिजा पेरिस को, कमलेश्वर त्रिपाठी को। तो मारिया रेसा को यह पुरस्कार दिया गया है। गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम होता क्या है? यूनेस्को ने पत्रिका, यह यूनेस्को द्वारा दिया जाता है सबसे पहले। गुइलेर्मो कानो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया पुरस्कार, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो 2021 में यह मारिया रेसा को दिया गया। और यह पुरस्कार निर्भीक पत्रकारिता के लिए प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब होता है? तो 3 मई को, उस दिन प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार की स्थापना यूनेस्को द्वारा 1997 में कोलंबियाई पत्रकार गुलेइमो कार्नो की स्मृति में किया गया था, जिनकी हत्या 1986 में उनके कार्यालय के बाहर ही कर दिया गया था। वह एक पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुइलेर्मो कार्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। हाल ही में श्रवण कुमार राठौर का निधन हो गया। वह थे प्रसिद्ध इतिहासकार, वैज्ञानिक, संगीतकार, साहित्यकार। तो नदीम श्रवण का नाम सुने होंगे, वही है नदीम श्रवण के की जो जोड़ी थी उसी में के हैं ये श्रवण कुमार राठौर, और ये एक संगीतकार थे। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार श्रवण राठौर का 22 अप्रैल 2021 को मुंबई में अस्पताल में निधन हो गया, और 66 वर्षीय राठौर कोरोना से संक्रमित थे। नदीम श्रवण की जोड़ी ने 90 के दशक में अनेक फिल्मों में संगीत दिया था, जिनमें आशिकी साजन, दिल है कि मानता नहीं शामिल है। तो वही नदीम श्रवण की जो जोड़ी थी उन्हीं में के एक है नदीम श्रवण कुमार राठौर, ठीक है। और यहाँ पे अप्रैल 2021 में जिन हस्तियों का निधन हो गया उनकी सूची हम लोग देखते थे। श्रवण कुमार राठौर, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। शंकर घोष उपनाम इनका कुंतन था, का हाल ही में निधन हो गया। वे थे, यहाँ पे एक गलती हो गई है मेरे से, कुछ सूचियाँ गड़बड़ हो गई, तो आप इसको ध्यान मत दीजिएगा। इनका संबंध किससे था? बंगाली कवि एवं साहित्यकार, बंगाली इतिहासकार, बंगाली फिल्म निर्माता या कार्टूनिस्ट। तो यह एक शंकर घोष बंगाली कवि और साहित्यकार हैं। इनका निधन हो गया अप्रैल 2021 में। हाल ही में सोली सोराबजी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? सीबीआई के पूर्व निदेशक, वरिष्ठ अधिवक्ता, फिल्म साहित्यकार, बंगाली अभिनेता। तो उनका जो अप्रैल 2021 में निधन हो गया वह एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे, सोली सोराबजी, और काफी चर्चा में रहते थे। और हाल ही में मतलब अप्रैल 2021 में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित था? तो उनका संबंध बनारस घराने से था। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 20 अप्रैल को, 21 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। तो प्रत्येक 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनकी जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? इंदिरा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा। तो कस्तूरबा गांधी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक स्टोरीज आई मस्ट टेल के लेखक कौन है? किरण बेदी, रस्किन बॉन्ड, शिवशंकर मेनन। इनमें से कोई नहीं। तो इसके लेखक किरण बेदी है। स्टोरीज आई मस्ट टेल यू, किरण बेदी। इट्स वंडरफुल लाइक, रोड्स टू हैप्पीनेस, रस्किन बॉन्ड, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। इनके लेखक हैं शिवशंकर मेनन। पुस्तक इट्स वंडरफुल लाइफ, रोड्स ऑफ टू हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। तो ये भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं, कौन? तो उनका नाम है शिवशंकर मेनन। इनसे संबंधित पुस्तक है। कोरोना के विरुद्ध दूसरी लड़ाई, बड़ी लड़ाई के लिए टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया था? क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्योंकि एक्सप्लेनेशन उस समय मैं नहीं ऐड करके दिया था।
11 से 14 अप्रैल के बीच, 16 से 20 अप्रैल के, तो आपको पता होगा 11 से 14 अप्रैल के बीच कोरोना टीका उत्सव अप्रैल 2021 में मनाया गया था। और यह क्यों मनाया गया था? 4 दिवसीय टीका उत्सव का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसके तहत 11 अप्रैल यानी ज्योतिबा फुल्ले और उनके नाम पे ये दिवस मनाया जाता है। मातृत्व, आपको यहाँ पे मिलेगा राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, जो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ज्योतिबा फुल्ले का जन्मदिन था और 11 अप्रैल से लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म दिवस है 14 अप्रैल, इन दोनों के जन्म दिवसों के बीच का जो काल था 11 से 14, इनके बीच में यह कोरोना टीका उत्सव मनाया गया था। 100वां प्रश्न, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुई? भारत, चीन, ब्राजील, रसिया। तो ब्रिक्स ये 5 देशों का संगठन है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये इनके वित्त मंत्रियों के तथा केंद्रीय गवर्नरों के बैंकों के गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता वर्चुअली तरीके से भारत ने आयोजित की। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया? तो उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसैनिक अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण भारत व अन्य किस देश के मध्य 26 से 28 अप्रैल 2021 के बीच संपन्न हुआ? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा वरुण। ये जो अभ्यास होता है नौसैनिक अभ्यास, वो फ्रांस के साथ होता है, फ्रांस के साथ वरुण। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां हुआ? नूर सुल्तान कजाकिस्तान में, अलमाटी कजाकिस्तान में, टोक्यो जापान में, कोलालंपुर मलेशिया में। तो अलमाटी में हुआ था और इसके बारे में है व्याख्या में, आप देख लीजिए। 2021 की 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान के अलमाटी में 13 से 18 अप्रैल 2021 के बीच संपन्न हुआ। इसमें ईरान व कजाकिस्तान ने कुल 17 पदक जीतकर टॉप रैंकिंग में रहे और भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर आया। यहाँ आप रैंकिंग देख सकते हैं, ईरान 7 स्वर्ण, टोटल 17, कजाकिस्तान भी टोटल 17, भारत तीसरे स्थान पर था, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य, टोटल 14 पदक। ठीक है, और इसमें भारत ने किस किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, 5 स्वर्ण में कौन कौन शामिल है, रजत में कौन कौन शामिल है, कांस्य में कौन कौन शामिल है, इसको वीडियो को पॉज करके आप देख दीजिएगा, आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएगी। 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? ईरान, कजाकिस्तान, ए और बी दोनों, भारत। तो ए और बी दोनों ही शीर्ष स्थान पे थे, दोनों ने 17 पदक जीते थे, भारत तीसरे स्थान पर था। 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में पुरुष वर्ग में जीते गए एकमात्र स्वर्ण पदक निम्न में से किसने जीता? रवि कुमार दाहिया, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, नरसिंह यादव। तो रवि कुमार दाहिया, जो स्वर्ण पदक जो भारत ने टोटल 5 जीते थे ना, उसमें मात्र रवि कुमार दाहिया पुरुष थे, बाकी विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सरिता मोर और दिव्या ककरान ये सभी महिला थी। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था। 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग में निम्न से किस महिला ने, पहलवान ने स्वर्ण पदक नहीं जीता? टोटल 4 महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता था, आपको चुनना है कि किसने स्वर्ण नहीं जीता था। विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सरिता मोर, दिव्या ककरान। तो ये चारों ने स्वर्ण पदक की जो लिस्ट देखी थी हम लोगों ने रवि कुमार दहिया के, उसमें था साक्षी मलिक स्वर्ण पदक ना जीतकर रजत पदक जीती थी। कजाकिस्तान में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो कुल 7 पदक जीते थी, 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। आप सूची देखिएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 5 स्वर्ण, 1 रजत और 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य महिलाओं ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन स्थल है? नूर सुल्तान कजाकिस्तान, किल्स पोलैंड, टोक्यो जापान, कोलालंपुर मलेशिया। तो किल्स पोलैंड में जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का युवा चैंपियनशिप आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन पोलैंड के किल्स में 13 से 23 अप्रैल 2021 के बीच आयोजित किया गया। वर्ष 2000 से 2003 में जन्मे मुक्केबाज ही इस चैंपियनशिप में भाग ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 18 साल के तक के को युवा खेलों में शामिल किया जाता है। भारत ने 8 स्वर्ण, 3 रजत, 8 स्वर्ण व 3 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीते, तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत द्वारा जीते गए 8 स्वर्ण पदकों में से 7 महिला मुक्केबाजों ने जीते थे। ठीक है, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो शीर्ष स्थान पर भारत रहा, टोटल 11 पदक जीता, जिसमें 8 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक थे। पोलैंड के किल्स शहर में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 11 पदक जीते। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कहां आयोजित हुआ?
ताशकंद उज्बेकिस्तान में, अलमाती कजाकिस्तान में, टोक्यो जापान में, बीजिंग चीन में। तो यह उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ। और इसमें भारत ने 2 पदक, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त की थी एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। और स्वर्ण पदक झिल्ली दलबेहरा ने जीता 45 किलोग्राम कैटेगरी में, और कांस्य पदक साइखोम मीराबाई चानू ने जीता था 49 किलोग्राम कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में ताशकंद में संपन्न एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 2 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण 1 कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल का इंडियन सुपर लीग 2020-21 पहली बार किस टीम ने जीता? तो पहली बार मुंबई सिटी ने फुटबॉल का ISL इंडियन सुपर लीग का खिताब जीती है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 2021 का खिताब किसने जीता? तो रेडबुल के एम बफ्स्तापेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटे कार्लो मास्टर टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? रोजर फेडरर, स्टेफनिक्स सित्सिपास, स्पेन के राफेल नडाल, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। तो ग्रीस के स्टेफनोस सित्सिपास ने जीता है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में 2022 में आयोजित होने वाले 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में निम्न में से किस खेल को पहली बार शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? पुरुषों का T20 क्रिकेट, पुरुषों का वनडे क्रिकेट, महिलाओं का T20 क्रिकेट, महिलाओं का वनडे क्रिकेट। तो इसमें महिलाओं का T20 क्रिकेट इस बार शामिल किया जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों में, जो कि 2022 में बर्मिंघम में होगा। मार्च अप्रैल 2021 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं हुए? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो 4 जो राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में मार्च अप्रैल के दौरान विधानसभा, अप्रैल 2021 के दौरान विधानसभा के चुनाव हुए थे। और इसमें जो शामिल राज्य था वह कर्नाटक नहीं था। हम लोग देख लेते हैं 4 राज्यों, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम एवं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं के लिए जो मार्च अप्रैल में विभिन्न चरणों में मतदान कराए गए थे। और 2 मई को परिणाम भी निकला, और परिणाम के अनुसार पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने, असम में भाजपा ने व केरल में LDF ने जहां सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा, वहीं तमिलनाडु व पुदुचेरी में सत्ता परिवर्तन भी हुआ। आगे एक एक करके हम लोग उसको कवर भी करेंगे। 4 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेशों, इसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं, में 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 के बीच विभिन्न चरणों में कराए गए मतदान का मतगणना कब संपन्न हुआ? तो 2 मई को। पश्चिम बंगाल में सुश्री ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। उनका संबंध निम्न में से किस पार्टी से है? भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, NCP। तो उनका संबंध कांग्रेस से है, और ये है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव। पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 292 सीटों में 294 में से 292 पर ही मतदान हुए थे, और 2 सीटों को बाद में 16 मई को चुनाव हुए। और उसके अनुसार सुश्री ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं, और इन्होंने 5 मई को अपना शपथ लिया लगातार तीसरी बार। कुल सीटें 292, मतदान हुए 200, कुल सीटें 294। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, और जो पहले उस समय मतदान हुए 292। और उसके अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 213, भाजपा को 77, कांग्रेस को 1 भी नहीं, और अन्य को के खाते में 2 सीटें आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? MK स्टालिन, पिनराई विजयन, हेमंत बिस्व शर्मा, N रंगास्वामी। तो आपने देखा कि पुदुचेरी और तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री MK स्टालिन चुने गए। DMK के प्रमुख MK स्टालिन नए मुख्यमंत्री तमिलनाडु के बनाए गए हैं। राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित ने 7 मई 2021 को उनको पद की शपथ दिलाई। स्टालिन पहली बार मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। उनके पिता दिवंगत M करुणानिधि के वे बेटे हैं। DMK जो प्रमुख है M करुणानिधि, जिनकी मृत्यु हो गई, वो उनके बेटे हैं MK स्टालिन। और 1969 से 2011 के दौरान विभिन्न कार्यकाल में कुल मिलाकर लगभग 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? तो M करुणानिधि, जिनकी मृत्यु हो गई थी पिछले वर्षों। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री का संबंध किस पार्टी से है? DMK, कांग्रेस, BJP, CPIM। तो DMK, द्रविड़ मुनेत्रा कंगम, DMK। केरल के किस निवर्तमान मुख्यमंत्री ने एक बार पुनः लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए केरल के मुख्यमंत्री चुने गए? MK स्टालिन, पिनराई विजयन, हेमंत बिस्व शर्मा, N रंगास्वामी। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन थे, और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री चुना गया। केरल के 140 सदस्य वाली 15वीं विधानसभा सीट के लिए मतदान एक ही चरण में 6 अप्रैल को संपन्न कराया गया था। 6 अप्रैल 2021 को 2 परंपरागत गठबंधन LDF व UDF के अतिरिक्त तीसरा जो मोर्चा था वो भाजपा की थी।
भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की थी और इन मोर्चे को कोई भी सीट नहीं प्राप्त हुआ। विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ एलडीएफ ने ही एक बार पुनः भारी बहुमत हासिल करके सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार रखा। सीपीएम के नेतृत्व वाले इस गठबंधन, जो एक गठबंधन है एलडीएफ, इसमें मुख्य पार्टी कौन सी है? सीपीएफ। और इसने टोटल 140 में से 99 सीटों पर विजय प्राप्त की। और पिछले जो निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन एक बार पुनः लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए केरल के मुख्यमंत्री चुने गए। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? एम के स्टालिन, पिनराई विजयन, हेमंत बिस्व शर्मा, एन रंगास्वामी। तो असम के नए मुख्यमंत्री, भाजपा की ही सरकार है, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल के जगह हेमंत बिस्व शर्मा को नया मुख्यमंत्री चुना गया है असम का। इससे पहले बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल थे। मई 2021 में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों का कौन सा मिलान गलत है? तो पिनराई विजयन केरल सही है, एन रंगास्वामी पुदुचेरी ये भी सही है, हेमंत बिस्व शर्मा असम ये भी सही है, एम के स्टालिन तमिलनाडु ये भी सही है। तो कोई भी मिलान गलत नहीं है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। असम में 126 सीट है, 3 चरणों में मतदान हुआ। तमिलनाडु में 234 सीट था, 1 चरण में मतदान हुआ। केरल में 140 1 चरण। पश्चिम बंगाल में 294 सीट है और 8 चरण में मतदान हुआ। पुदुचेरी में 30 सीट है, 1 चरण में मतदान हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को ग्रामीण किसानों को संपत्ति कार्ड किस योजना के तहत वितरित किए? स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो स्वामित्व योजना के तहत इन्होंने यह कार्ड वितरित किए। व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। दक्षिण भारत के किस प्रसिद्ध अभिनेता को वर्ष 2019 का भारतीय फिल्मों का सर्वोच्च पुरस्कार 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई अप्रैल 2021 में? तो रजनीकांत को, कमल हसन को, चिरंजीवी को, प्रभास को। तो रजनीकांत को। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तमिलनाडु के तमिल फिल्मों के अभिनेता, निर्माता और निर्देशक रजनीकांत को वर्ष 2019 का 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा अप्रैल 2021 में की गई। तो किसके द्वारा यह घोषणा की जाती है? तो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। कौवी तो 51वीं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। विभिन्न राष्ट्रों में महिलाओं की स्थिति आकलन के संबंधित वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा। तो यह जो जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को एक बार देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 31 मार्च 2021 को जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत 156 देशों की सूची में 28वें पायदान नीचे खिसककर 140वें स्थान पर आ गया है। पिछले वर्ष में इसमें गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं द्वारा अर्जित आय पुरुषों द्वारा अर्जित आय का मात्र 5वां हिस्सा है। अगर पुरुष 100 रुपये कमाते हैं तो महिलाएं मात्र 20 रुपये कमाती हैं। इतना अंतर है पुरुषों और महिलाओं के इनकम में। इस रैंकिंग में प्रथम 3 स्थान आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, वही कंट्री रिपीट होते रहते हैं। आप ये 4-5 कंट्री याद कर लीजिए, बस उसी को रिपीट करते रहिए। ये लोग टॉप पे रहते हैं। सबसे निचला यानी 156वें स्थान पर अफगानिस्तान है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चार्ट। टॉप 5 कंट्री कौन है? तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन। इसको याद रखिए, स्वीडन को। ये सब चीज़ें आपको हर रैंकिंग में टॉप में मिलेंगे। और कुछ कंट्री है जैसे अफगानिस्तान, ईरान, उत्तर कोरिया, सूडान, इनको याद रखिए। सीरिया, ये सब निचले पायदान पर मिलेंगे। तो अफगानिस्तान इसमें है 156वें स्थान पे। भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है? तो मालदीव 128वें स्थान पर, भूटान 130वें स्थान पर, भारत 140वें स्थान पर, पाकिस्तान 156वें और अफगानिस्तान 153वें। अफगानिस्तान तो अंतिम स्थान पे है ही। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है 122वां, 140वां, 145वां, 80वां। तो भारत का स्थान है 140वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत पिछले वर्ष की तुलना में कितने पायदान नीचे खिसककर 140वें पायदान पर पहुंच गया है? तो इसमें 28 पायदान नीचे खसका है। और आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमी, हाल ही में मतलब अप्रैल का एक करंट अफेयर्स है, अप्रैल 2021 का। हो सकता है कि जब अप्रैल में क्वेश्चन तैयार हो, अप्रैल 2021 में क्वेश्चन तैयार हो, तो उसमें जो करंट अफेयर्स ना अप्रैल 2021 से मार्च 2021 तक का ही रहे। इसलिए मैंने उसके अनुसार कोई भी गलती ना हो इसलिए अप्रैल से शुरुआत की है करंट अफेयर की सीरीज। तो हाल ही में वर्ल्ड ईएफ द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में सबसे खराब रैंकिंग किस देश की है? अफगानिस्तान की, इराक की, यमन की, पाकिस्तान की। तो सबसे खराब रैंकिंग अफगानिस्तान की है और ये 156वें स्थान पर है। तो आज का जो प्रश्न सीरीज था यही समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, कैसा रहा वीडियो से, क्या आपको कितना लाभ हुआ। आप लोग
अच्छे कमेंट, बुरे कमेंट जो भी हो, आपको वीडियो में जो भी इनपुट मिला, क्या और सुधार किया जा सकता है, ये सब कुछ आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगला जो वीडियो होगा यहाँ पे 2022, ये 2022, ठीक है, इसको 2022 कर लीजिए। मार्च 2022 के का प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज होगा, जो कि हाल में अभी नई मार्केट में आई है, और उससे जनवरी 2022 के संपूर्ण घटनाक्रम का निचोड़ हम लोग कर लेकर आएंगे। अप्रैल 2021 का हो गया, और अब हम लोग जनवरी 2022 के नए करंट अफेयर्स, तो ऐसे करके ना हम लोग पूरे 12 महीने के करंट अफेयर्स की सीरीज तैयार कर लेंगे, ठीक है। एक पुराना, एक नया, एक पुराना, एक नया करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।